आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 का पार्ट 3 शुरू हो रहा है, तीसरा पार्ट। आइए बिल्कुल समय गंवाएं, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। और देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वह है आग की खोज। आग की खोज, मैं सब टॉपिक लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएंगे। आग की खोज, आग की खोज, खोज हो गया। डिस्कवरी ऑफ फायर है, आग की खोज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी का देखिए, एनसीईआरटी का बुक मेरे हाथ में है। आपके पास भी बुक हो तो उसे ओपन कर लीजिए, बुक नहीं हो तो गूगल और नेट से आप उसे देख लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप बिल्कुल मेरी एक एक बातों को सुनिए ध्यान पूर्वक। यहां पर मैं एक शब्द नहीं छोड़ने वाला हूं, उसको तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ अन्यथा भी, कुछ और भी चीजें जो आपके काम की है बताऊंगा। तो आइए, तो देखिए पेज, ये पृष्ठ संख्या 14 यानी पेज 14 आप ओपन कर लीजिए और उसमें है आग की खोज। अब आइए, सबसे पहली बात स्टार्ट हो रही है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। ये बता रहा है कि मैप 2 आपके बुक में देखिए मैप दिया गया है, तो मैप नंबर जो 2 है, मानचित्र नंबर जो 2 है, उसमें देखिए कुरनूल की गुफा को ढूंढना है। देखिए यही मैप है और यहां देखिए कुरनूल की गुफा को ढूंढना है। देखिए यही कुरनूल की गुफा है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए कि ये आंध्र प्रदेश में देखिए कुरनूल की गुफा है, कुरनूल की गुफा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर विजिबल है तो आप प्रयास कीजिए देखने का। यहाँ पर देखिए कुरनूल की गुफा है, और नहीं है तो आप इस बड़े मैप पर आइए और देखिए यहाँ पर देखिए यही कुरनूल की गुफा है। देखिए यहाँ मैं स्टिक को ले गया हूं और देखिए वहां ब्लैक कलर से वहां पर डार्क किया गया है। ये कुरनूल की गुफा है, आंध्र प्रदेश में है। अब आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये कुरनूल की गुफा में ऐसी क्या विशेष बात है जो आंध्र प्रदेश में है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपका बुक में चर्चा है। क्या है यहाँ पर? यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। बहुत बड़ी बात है भाई कि यहाँ पर राख जो जलावन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या कोल या कोयला जलाते हैं या उपला जलाते हैं, तो उसके बाद जो बच जाता है उसको हम राख कहते हैं या ऐश कहते हैं। तो यहाँ पर राख या ऐश का अवशेष मिला है, रिमेन्स मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। सीधी सी बात है कि इसका तो अर्थ यही निकला कि जो आरंभिक लोग थे, जो अर्लियर पीपल थे, वो लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। जब राख मिला तो आग वो लोग जानते थे। अब आग का क्या क्या वो लोग प्रयोग ला सकते थे, हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, पहला है जैसे कि प्रकाश के लिए आग का सबसे बड़ा उपयोग वो लोग करते थे, प्रकाश के लिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए आग का प्रयोग होता था। मांस भुनने के लिए, वो लोग हंटर थे ही, आखेटक थे, तो वो लोग मांस को भुनने के लिए भी आग का शिकार करते थे। क्योंकि देखिए इस टॉपिक का नाम ही है आखेट खाद्य संग्रह। जो अर्लियर पीपल है इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये आखेट करते थे, हंटिंग करते थे। ये आखेटक थे, मतलब हंटर थे, और खाद्य संग्रह करते थे यानी गैदरिंग करते थे भोजन का। तो ये मांस को भूनने के लिए, मांस को पकाने के लिए ये आग का प्रयोग करते थे। क्योंकि पकने के बाद मांस जो है, मीट जो है, वो स्वादिष्ट भी होता है और सुपाच्य भी हो जाता है। तीसरा, खतरनाक जानवरों को दूर आग भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। तो खतरनाक जो जानवर है, जो डेंजरस जो एनिमल्स हैं, उनको भी डरा कर दूर भगाने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए आग का ये प्रयोग करते थे। आदि दिया है, आदि मतलब और क्या काम हो सकता है, जरा दिमाग पर, यहाँ पर ब्रेन पर थोड़ा सा आप बल दीजिए। तो और जो काम हो सकता है वो ठंडक से बचने के लिए। और जब भी देखते हैं खूब शीतलहरी चलती है और खूब ठंडक होता है, तो जगह जगह लोग अलाव जला के और अंगीठी जला के और अपनी रक्षा करते हैं और ठंडक से बचते हैं। तीन सब कामों में आग का प्रयोग हुआ होगा उस समय। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये बच्चों आप लोगों को सोचना है। साथ ही साथ अब देखिए ये जो पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए ये जो जिस क्लास 6 का है, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, बहुत जरूरी है। और एग्जाम चाहे बहुत बड़ा एग्जाम हो या छोटा लेवल का एग्जाम हो, यानी आईएएस का एग्जाम में भी ये जरूरी है, और जो छोटे एग्जाम होते हैं क्लर्कियल एग्जाम, उसमें भी ये जरूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। और देखिए इस क्लास 6 की किताब, कहने की क्लास 6 है, कितनी छोटी छोटी बातें मिलेगी और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में। अब आते हैं, अब आज के बाद देखिए एक चर्चा करेंगे नाम और तिथियां की। दूसरा जो टॉपिक है वो नाम और तिथियां है। तो यहां पर देखिए दिया गया है नाम और तिथियां, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम कुछ बात आपको समझाना चाहेंगे। नाम और तिथियां, मैं लिख देता हूं, नाम और तिथियां। वेरी गुड, आपने लिख दिया है। इसके पहले आप नाम और तिथियां को जब तक आप स्टोन एज को नहीं समझेंगे, आप पाषाण काल को नहीं समझेंगे, तब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको परेशानी होगी। और जनरली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन करके आपको समझा दूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप आइए स्टोन एज के बारे में। एक समय है स्टोन एज, देखिए स्टोन एज, स्टोन एज है। स्टोन का मतलब होता है पाषाण काल, स्पष्ट बात है, पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है ना। मतलब वह काल जब लोग पाषाण यानी स्टोन यानी पत्थर का प्रयोग करते थे औजार आदि के रूप में। तो उसी काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सीख लीजिए और उसका चर्चा इसमें आएगा, लेकिन ये समझेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोन एज को जनरली 3 भागों में बांटा जाता है। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 भाग में बांटा जाता है स्टोन एज को, यानी पाषाण काल को। देखिए कौन कौन सा एज है, हम आ रहे हैं यहां पर। देखिए सबसे, देखिए ये सभी एज यहां पर लिख लीजिए और देखिए, और इस तीनों एज को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो एज है उसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सबसे पहला जो इसका हम क्लासिफिकेशन है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। वो भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पैलियोलिथिक एज, ये सबसे पहला इसका काल है, ठीक है। पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ओल्ड होता है। पाषाण का मतलब स्टोन, पत्थर। तो प्राचीन पत्थर वाला समय, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल तो बताऊंगा, लेकिन पहले इसका टाइम जानिए। और देखिए इंग्लिश में भी पैलियो मतलब होता है प्राचीन, और लिथ ये पत्थर के लिए होता है। तो लिथिक मतलब प्राचीन पत्थरों वाला जो समय है। अब इसका टाइम क्या है, सबसे पहले इसका टाइम जानिए। यह है 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख ईयर्स एगो की बात मैं कर रहा हूं। ये जो समय स्टार्ट हो रहा है, यह हो रहा है 20 लाख वर्ष पूर्व। ये समय याद करना बहुत याद जरूरी है, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो 20 लाख वर्ष पूर्व की मैं ये बात कर रहा हूं। और वहां से लेकर ये समय कब तक कंटिन्यू करता है, देखिए 12,000 वर्ष पूर्व तक। ये 12,000, ठीक है, 12,000 12,000 ईयर्स एगो तक, वर्ष पूर्व तक, वर्ष पूर्व तक। ये बीसी है, स्पष्ट बात है। पूर्व मतलब बीसी की बात हो रही है। तो 12,000 ये बीसी है, 12,000 ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो ये समय जो है पूरा पाषाण काल का है, जो 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है और 12,000 वर्ष पूर्व तक है। यही आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। चूंकि यह आपको पुरातात्विक चीजें हैं, आर्कोलॉजी से डिपेंडेंट है। किसी किसी किताबों में कोई कोई समय थोड़ा सा इसमें हल्का सा अंतर आता है, जैसे ये 20 लाख तो कहीं कहीं 25 लाख। लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। तो एनसीईआरटी में जो आरंभिक पीपल जो हैं, जो पत्थर का उपयोग कर रहे थे, उनका जो समय है 20 लाख वर्ष पूर्व से ये 12,000 वर्ष पूर्व, ये जो समय है ये पहला डिवीजन है पूरा पाषाण काल। इसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पैलियोलिथिक एज है, ये भी देखिए 3 भागों में इसको बांट दिया गया है।
खुद तीन भागों में बांट देते हैं। जो पहला भाग है इसको हम बोलते हैं आरंभिक काल, ठीक है ना। पहला जो है अर्लियर फेज है, आरंभिक काल है, आरंभिक काल, ठीक है ना, अर्लियर फेज आप कह सकते हैं। दूसरा जो है मिडिल है, मध्य, दूसरा जो है मध्य, मध्य, और तीसरा जो है उत्तर। तीन भागों में, इंग्लिश आप लोग समझ जाएंगे। ये अर्लियर फेज हो गया, ये मिडिल फेज हो गया, और ये लेटर फेज हो गया। तो ये तीन फेज हो गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर। अर्लियर फेज, मिडिल फेज और लेटर फेज, तो तीन भाग में बट गया है। पूरा प्रसार काल हम आ गए, फिर इसमें डिटेल में आएंगे जो इसमें लिखा गया है। अब दूसरा जो डिवीजन है प्रसार काल का, स्टोन एज का, ये तो पहला है, ये पहला है पैलोलिथिक एज। दूसरा क्या है? दूसरा हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज, जिसी को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आप लोगों को ये क्लियर होता जा रहा हो रहा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। ये दूसरा काल है, स्टोन एज का दूसरा काल या पाषाण काल का दूसरा फेज। जो दूसरा काल है मध्य पाषाण काल है, इसी को हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है ना। और मेसो का मतलब होता है मध्य। तो अब देखिए इसका जो समय है वो समय बहुत जरूरी है। यह है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ये जो पूरा पाषाण काल है या पैलोलिथिक एज, देखिए 12,000 पूर्व तक आया है। अब ये फिर 12,000 वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है। तो ये है 12,000 वर्ष पूर्व। ये बीसी है, कंफ्यूज मत, बीसी है, वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। यहां मैं बीसी लिख देता हूं, से 10,000 वर्ष पूर्व, ये इसका टाइम हो गया। मध्य पाषाण काल का ये समय हो गया है, मेसोलिथिक एज का। अब स्टोन एज या पाषाण काल का जो तीसरा डिवीजन है उसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, ठीक है ना। अब देखिए यहां मैं लिख देता हूं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये यही है नियोलिथिक एज। नियो मतलब नया, या नो मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन, तो नए स्टोन वाला काल, तो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। और ये कब तक कंटिन्यू करता है? तो देखिए ये फिर ये 10,000 वर्ष पूर्व 10,000 बीसी तक तो आ गया मध्य पाषाण काल। अब इसके बाद ये शुरू हो गया 10,000 बीसी, 10,000 वर्ष पूर्व में लिखता हूं, वर्ष पूर्व आपके बुक में लिखा है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन है क्या? ये बीसी है। से 10,000 वर्ष पूर्व से कब तक आ गया ये देख लीजिए। तो यहां पर दिया है कि 10,000 वर्ष पूर्व दिया है। जनरली यह 2,000 वर्ष पूर्व, 2,000 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व समझ लीजिएगा। चूंकि यह आर्कियोलॉजिकल बात है, पुरातात्विक चीजें हैं, तो जगह जगह पर इसका कुछ अंतर भी आया है। लेकिन हम लोग के यहाँ 2,000 पूर्व तक इसको माना जाता है। कहीं कहीं यह 2,200 वर्ष पूर्व, 2,200 बीसी तक चलता है कहीं कहीं, तो ये इसके थोड़ा अंतर आता है। लेकिन ये 2,000 वर्ष पूर्व जो है ये सामान्य मान्यता है। और इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये स्टोन एज है, जब मेटल का प्रयोग शुरू हो गया, जब जहां से मेटल का प्रयोग शुरू हुआ तो वहीं तक इसको माना जाता है, इसकी कंटिन्यूटी। तो जब तक मेटल का प्रयोग नहीं हुआ तब तक नव पाषाण काल है। जब ही मेटल का प्रयोग हो गया, आपको पता है कि सबसे पहला मेटल हम लोग कॉपर का उपयोग किए हैं, तो जब से कॉपर का उपयोग शुरू हुआ तो ये इसका ये अंत माना जाता है। तो बस यहां तक ये काल आता है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, वह 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल है जो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 12,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। दूसरा जो काल है वो मध्य पाषाण काल है या मेसोलिथिक एज है, यह 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। और जो तीसरा काल है वो नव पाषाण काल है या नियोलिथिक एज है, यह 10,000 वर्ष पूर्व से, यह जनरली माना जाता है 2,000 वर्ष पूर्व यानी बीसी तक, जब तक कि मेटल का प्रयोग शुरू नहीं हो गया। तो ये इसका डिटेल है। अब आइए इस आपके पुस्तक में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत काम की चीजें मिलने वाली है। सबसे पहला देखिए
कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो सही बात है कि जिस काल यानी पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो पुरातत्वविद हैं यानी जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो अर्लियर फेज है, जो अर्लियर काल है, सबसे पहला, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। ठीक है ना। पूरा यानी प्राचीन और पसार यानी पत्थर से बना। ये जो नाम आया, पूरा मतलब प्राचीन ओल्ड और पसार मतलब पत्थर हो गया, या पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब पत्थर, तो इससे ये शब्द बना हुआ है। और पूरा देखिए यहां पर और है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये जो पाषाण शब्द हर में आ रहा है, देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये जो पाषाण शब्द है, ये जो शब्द ही है, ये पाषाण यानी पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। तो सीधी सी बात है, कुछ समय के लोग औजार के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, अपने विभिन्न कामों में वो औजारों का उपयोग करते थे। जैसे इसके पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं कि वो शिकार के लिए औजार का उपयोग करते थे, या डिगिंग के लिए, ये जो पौधे होते थे जिनका उनको रूट खाना है, उनका जड़ खाना है, तो जड़ को खोद कर, मतलब जमीन से खोद कर या डिग करके निकालने के लिए भी पत्थर का प्रयोग करते थे। तो ये पत्थर का बहुत महत्व था, यही दर्शाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो मैं तो ये समझा चुका हूं इसका टाइमिंग। इसके साथ ही साथ देखिए, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग के। तो ये भी मैं समझा दिया हूं कि ये काल जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया आगे, जिसको आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल इसको माना गया है। एक और बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए 99% जो बातें हुई, 99% जो घटनाएं घटी हैं मानव इतिहास की, वो इसी काल में हुआ है। 99% जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कहानी लिखा है, हैपनिंग, कहानी, घटनाएं या घटनाएं, घटनाएं किसकी घटनाएं? मानव इतिहास की। तो मनुष्य के इतिहास की जो 99% जो घटनाएं घटी वह पूरा पाषाण काल है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह काल है। और मानव, अगर आरंभिक मानव को आपको जानना है तो पूरा पाषाण काल का अध्ययन करना पड़ेगा। और 99% याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस समय मानव इतिहास की 99% घटनाएं घट चुकी थी, तो वह और कोई दूसरा काल नहीं है, वह पूरा पाषाण काल है, यानी पैलियोलिथिक एज है। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल पर। देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस काल में हमें जो क्लाइमेट चेंज मिलते हैं, बार बार आप क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो जो जलवायु परिवर्तन है या क्लाइमेट जो चेंज की बात आ रही है, तो जलवायु परिवर्तन इसी मध्य पाषाण युग में हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जलवायु परिवर्तन कब शुरू हुआ या कब माना जाता है, तो ये मेसोलिथिक एज है या मध्य पाषाण काल है। तो ये देखिए, यह मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, आपके बुक में लिखा गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनेगा, इसलिए आप इसे अभी दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये देखिए, यह जो है इस समय पर्यावरणीय बदलाव या इसी को हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन। या इसी को बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। कितनी अच्छी बात है कि ये जो मेसोलिथिक एज है, जो मध्य पाषाण काल है, इसी समय ये पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिला है, या इसी को हम जलवायु परिवर्तन बोलेंगे, या इसी को हम अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आइए, इसका टाइमिंग बताया है कि इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर इसका काल 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो मैं चर्चा कर चुका हूं कि ये जो मध्य पाषाण काल है, इसका जो काल है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर और 10,000 वर्ष पूर्व
तक माना गया है। और इसके साथ देख लीजिए कि इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। तो इस समय के जो हथियार थे, औजार थे पत्थरों के, वो बहुत छोटे होते थे, तो उनको हम क्या बोलते थे? लघु पाषाण। तो ये भी आप जोड़ लीजिए कि ये लघु पाषाण ये औजार होते थे, लघु पाषाण, ठीक है ना। इसके जो औजार हैं, या इसी को माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। इसी को क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रोलिथ। इस समय के जो हथियार होते थे वो लघु पाषाण वाले थे, माइक्रोलिथ होते थे। लेकिन ये बता रहा है कि जो पूरा पाषाण युग के जो बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे वो भी इस काल में कंटिन्यू थे, बिल्कुल बंद नहीं हुए थे, कंटिन्यू थे। लेकिन जनरली इसके जो हथियार थे वो छोटे होते थे। इसी के साथ साथ इन औजारों में जो ये माइक्रोलिथ लघु पाषाण औजार जो बनाए गए हैं, इसमें होता क्या था? इसमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। इस समय जो औजार मिला है उस औजार पर, जैसे मान लीजिए कि औजार हो गया तो ये उसका मुठ हुआ, ये मुठ हुआ, तो इस पर या तो हड्डी का या लकड़ी का यहाँ पर मुठ बना दिया जाता था। जो मुठ से क्या होगा? पकड़ने में आसानी होगी। और इस तरीके के आरी मिली हैं या हंसिया मिला है। आरी से जनरली लकड़ियों को काटा जाएगा, पेड़ को काटा जाएगा, पौधों को काटा जाएगा, और हंसिया से फसल आदि को वो काटते थे। तो हथियार इस तरह के मिले हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जो तीसरा युग है वो नवपाषाण युग है। इस युग इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहते हैं। ये 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है और 2,000 वर्ष पूर्व तक चला है, यानी तब तक चला है जब तक कि धातु का प्रयोग नहीं किया गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है इसको मैं आपको मिटा देता हूं। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको एक दूसरा टॉपिक इसका मैं आज शुरू कर देता हूं। और बिल्कुल आप ध्यान से इसको पढ़िए, मनन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। और छोटे बच्चे जो हैं, जो क्लास 6 के हैं, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी से ही अपने को इस लेवल की तैयारी करें कि आगे जाकर वो किसी बड़े पद पर जाके बैठें। यही हमारी शुभकामना है और यही उन बच्चों से हमारी अपेक्षा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हमने इसको मिटा दिया। अब हम जो इसकी दूसरी टॉपिक है वह क्या है? वह है बदलती जलवायु। देखिए मैं लिख देता हूं, बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, सॉरी, बदलती एक जलवायु। थोड़ा बदलती जलवायु के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरे में बताया गया है और कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले, यानी कि जो मध्य पाषाण काल है, यानी कि मेसोलिथिक एज जो है, उस समय दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और क्या हुआ? और गर्मी बढ़ने लगी। जब जलवायु में परिवर्तन आया, जब क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ, ये घटना कब शुरू हुई है? 12,000 साल पहले। यानी उस समय के समय को हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया में सबसे पहले बड़े स्तर पर परिवर्तन कब देखा गया है? तो 12,000 साल पहले देखा गया है। तो और इसके कारण क्या हुआ? जब जलवायु बदला तो हुआ क्या? गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने लगी। आज भी आप देखते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग चर्चा करते हैं कि अरे भाई जलवायु बदल रहा है। ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो जब जलवायु बदलने लगी तो गर्मी बढ़ने लगी। दूसरा काम क्या हुआ कि घास के मैदान बनने लगे। दूसरी घटना घटी, घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनने लगे, गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम निकला, ये परिणाम है। और दूसरा हुआ कि घास के मैदान उगने लगे, बनने लगे। इससे हिरन मतलब डियर
बारसिंगा यानी रेनडियर, भेड़ यानी सीप, बकरी यानी गोट और गाय यानी काऊ जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ये कितनी, देखिए कितनी ये सिस्टमेटिक घटना घट रही है। 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन होता है दुनिया में, बड़े स्तर पर जलवायु में बदलाव देखा गया। जलवायु में बदलाव के कारण परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ी, और गर्मी जब बढ़ी तो घास के मैदान उगने लगे, बनने लगे। जब घास के मैदान उगने पड़ने लगे तब घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। और घास खाकर जिंदा कौन जानवर रहता है? तो हिरन रहता है जिसे इंग्लिश में डियर कहते हैं, बारसिंगा रहता है जिसे हम रेनडियर कहते हैं, बकरी है जिसे हम गोट कहते हैं, भेड़ है जिसे सिप कहते हैं, और गाय है जिसे काऊ कहते हैं। तो संख्या बढ़ने लगी। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समान रूप से लाभान्वित हो सके। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब एक और बात है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो क्या किए? अब भाई है ना, चूटा या चिमटा कहां लगेगा? जहां गुड़ होगा। तो जो लोग जानवर का शिकार करते हैं तो ये जहां जानवर मिल रहे हैं उन जानवरों के पीछे लोग भी आ गए, और आए तो अब ये लोग उस जानवर के अध्ययन करने लगे कि आखिर ये जानवर जो हैं इनकी खाने पीने की क्या आदत है, और इनकी प्रजनन की क्या आदत है, कब इनकी रिप्रोडक्शन होता है, ये सब चीज जानने लगे। क्योंकि उसके अनुसार वो अपना मूवमेंट करेंगे और अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो इस सब चीजों के बारे में जानकारी लोग करने लगे। साथ ही साथ यहां पर देख लीजिए कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब जब ये जानवर मिले जो घास खाते हैं, जनरली घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवर जो होते हैं क्या होते हैं? वो हिंसक नहीं होते हैं, वायलेंट नहीं होते हैं। जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, वो वायलेंट होते हैं नहीं। अब बताइए, शेर जो है या बाघ जो है वो मांस खाता है, वो तो घास खाता नहीं है, तो बहुत ही आपका क्या है, वायलेंट है। लेकिन ये जो जानवर हैं, हिरन है, बारसिंगा है, आपने देखा है कि हिरन ने किसी को खा गया? आप कभी देखे कि गाय खा गई किसी को? ठीक है ना, तो बकरी खा गई। तो ये जो जानवर हैं, सीप खा गई, भेड़ खा गई, ऐसा नहीं देखे हैं। तो ये जो जानवर हैं वो क्या होते हैं? अहिंसक होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो घास खा के, तो ऐसे जानवरों को अब ये लोग पालने की सोचने लगे कि भाई जब इनसे कोई नुकसान नहीं है तो इनको घर में पाला जा सकता है। नहीं, इन जानवर, ये फायदे के जानवर हैं, दूध भी देते हैं, ठीक है। तो ये जानवर जो हैं इनके उपयोगी लगे तो अब इनको ये पालने लगे। साथ ही साथ तो अब आ गया कि लोग जानवर को कब से पालना शुरू किए, तो ये उसका ये संकेत है। अब देखिए, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, और इसी काल में मछली जो है भोजन का स्रोत बनी। इसमें देखिए, एक तो जानवरों को पालना, फिर मछली खाना, ठीक है ना। ये सब इस समय की आपकी बदलती जलवायु के कारण लोगों को ये सब होने लगा, ठीक है। और मछली खाना का मुख्य स्रोत बनी। एक और बात है, ऐसा नहीं कि पहले लोग खाते थे, ये मुख्य स्रोत बन गई इस समय। हो गया। अब आप आ जाइए खेती और पशुपालन की शुरुआत। दूसरा जो टॉपिक है वह है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, और एक और सब टॉपिक में शुरू कर देता हूं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन, खेती मतलब एग्रीकल्चर, और पशुपालन का मतलब एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत। ये हमारा टॉपिक है और इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी समय, ये जो समय की हम चर्चा कर रहे हैं, जब जलवायु जब परिवर्तन हो रहा है, मतलब 12,000 वर्ष पूर्व की ये बात हो रही है, तो उस समय क्या हुआ कि
पशुपालन और खेती की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। और पशुपालन में तो आप देख लिए कि लोगों को पशुओं को पालने के लिए, जो अहिंसक पशु हैं उनको लोगों ने पालने का सोचने लगे। साथ ही साथ खेती की भी शुरुआत में यहाँ पर पाते हैं। और क्या हुआ कि इस दौरान जो उपमहाद्वीप है, ये जो साउथ एशिया का अक्सर चर्चा हम कर रहे हैं, तो इस उपमहाद्वीप में हमने ये देखा कि लोग यहाँ पर गेहूं, गेहूं मतलब व्हीट हो गया, जौ, बार्ली, गेहूं, जौ और धान जो है, ठीक है ना। तो गेहूं, जौ, बार्ली मतलब धान से ये राइस वगैरह हो गया। तो गेहूं, जौ और धान की यहाँ पर क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से पौधे उगने लगे। ये जो पौधे हैं प्राकृतिक रूप से उगने लगे, मतलब व्हीट हो गया, जौ हो गया और राइस या धान हो गया, ये प्राकृतिक रूप से उगना इस समय ये शुरू हो गया है। और देखिए, शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा जब ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ये कैसे खेती की शुरुआत बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये पौधे उग आए। अभी आप देखते हैं बरसात का मौसम आता है तो बहुत चीज आप उगाते नहीं है जमीन पर, लेकिन जब ही आता है तो प्राकृतिक तरीके से कई तरह के फल, पौधे, कई तरह से जड़ी बूटियां और कई तरह के फूल, ये सब फल फूल आने लगते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से सबसे पहले गेहूं, जौ और धान, देखिए प्राकृतिक रूप से, मैं लिख देता हूं, प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ये उगने लगे। और जब उगने लगे तो लोग ये चीज चूंकि खाद्य पदार्थ से, इसलिए लोग क्या करने लगे, इसको बटोरने लगे, ठीक है। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। तो लोग इसको जब उगने लगे तो लोग इसको बटोरने लगे। साथ ही साथ मनुष्य चूंकि जिज्ञासु होता है, उत्सुक होता है, तो सोचने लगा कि अरे भाई अनाज जो है ये पकता कब है और उगता कब है। तो इसकी चीजों का लोग खोज करने लगे और जानने के लिए उत्सुक हो गए। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इसी प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। और जब लोगों ने देखा करे भाई ये लोग आखिर पकता कब है और फिर उगता कब है, जब ये जानकारी लोगों को हो गई तो लोग धीरे धीरे खुद भी अनाज को उगाना शुरू कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया कि स्वयं अनाज उगाना शुरू, स्वयं अनाज उगाना मतलब पैदा करना, ठीक है ना, अनाज पैदा करना शुरू। और इसका अगला स्टेप क्या हो गया कि अब वो फाइनली क्या बनने लगे, कृषक बन गए, किसान बनने लगे, फार्मर। कितनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, कि सबसे पहले लोगों ने देखा खेती की शुरुआत में कि गेहूं, जौ, धान जैसा अनाज खुद ब खुद प्राकृतिक उगने लगे। जब उगने लगे तो लोग इसको बटोरना शुरू किए। साथ ही साथ लोग अब ये खोजने लगे कि आखिर ये अनाज पकते कम है और उगते कैसे हैं। जब ये उनको जानकारी हुई तो स्वयं भी प्रयास किए अनाज पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करना शुरू कर दिए। और इस प्रकार वो क्या बन गए, कृषक यानी फार्मर यानी पीजेंट वो बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब एक और बात कि भाई लोग जानवर, ये पशुपालन को कैसे लोग पालतू कैसे बना लिए। तो पालतू बनाने के लिए क्या किए लोगों ने कि अपने घर के आसपास चारा यानी फॉडर जो पशु खाते हैं वो लोग रख दिए और वो खाने के लिए पशु उनके पास आने लगे। अगर रोज वो फॉडर रखेंगे, चारा रखेंगे तो रोज पशु आएगा, तो पशु समझेगा कि भाई ये तो मेरा मित्र आदमी है, अब इससे डरने की बात नहीं है। और इस तरह से वो लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए होंगे। साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पालतू सबसे पहले जो पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। क्या था सबसे पहले पालतू, ये बहुत देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लोगों ने पालतू किसको बनाया होगा, कुत्ता को। कुत्ता कौन था, वो जंगली कुत्ता का ही ये रूप था। तो जो कुत्ता है, आज भी जो कुत्ता होते हैं जंगल में, आज भी जंगली कुत्ते हैं, तो उसी जंगली कुत्ते का रूप था। तो सबसे पहले लोग इन्होंने पालतू बनाया। और इसके बाद धीरे धीरे वो लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी
अपने घर के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। इसके बाद कुत्ते के बाद ये लोग देखिए भेड़, इसके बाद देखिए बकरी, सूअर, गाय, इसको भी ये लोग अपने घर के पास आने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। कैसे प्रोत्साहित करते थे? घर के आगे वो लोग फाउडर यानी चारा रख देते थे और इन लोगों को भी ये लोग पालतू बनाए हैं। और इसके बाद देखिए क्या हुआ कि ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। ये जो जानवर की चर्चा हो रही है, भेड़, बकरी, सूअर, गाय, ये जानवर जो होते थे जंगलों में उस समय झुंड में पाए जाते थे, झुंड यानी क्लस्टर में पाए जाते थे। और ये क्या होते थे कि ये घास खाते थे, ठीक है ना। तो झुंड में रहते थे और ज्यादातर ये जानवर क्या खाते हैं? घास खाते हैं। इसीलिए इन जानवरों को फाउडर यानी चारा और घास आदि का लालच देकर ये लोग अपने पास बुलाए और इसे बनाए। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे पशुपालक बन गए। जब ये जो जानवर थे गाय, भेड़, बकरी, सूअर, इसका अन्य जो जंगली डेंजरस और जो जंगली जानवर हैं उनसे इनकी सुरक्षा भी होने लगी और लोग क्या बन गए? पशुपालक बन गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में एक और चीज यहाँ पर बताया गया है और इसको भी मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, फिर एक और क्लास बच जाएगा तो इसे मैं मिटा देता हूँ। यह है डोमेस्टिकेशन, माने घरेलूकरण की प्रक्रिया। मनुष्य ने घरेलूकरण की प्रक्रिया एक आपके टॉपिक दिया गया है, तो इसे मैं करके और ये क्लास आज ये समाप्त होगा, फिर एक क्लास और बच जाएगा, उसे मैं नेक्स्ट डे करूंगा। तो ये देखिए घरेलूकरण की प्रक्रिया, देखिए घरेलूकरण, घरेलू यहाँ देखिए बिठा देते हैं, सॉरी, घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण क्या है? ये डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन पर चर्चा करते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, बस अपना कंसंट्रेशन बनाए लगिए। देखिए लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोग जो पौधे उगाते थे और पशुओं का या जानवरों का देखभाल करते थे, यही घरेलूकरण है। ठीक है ना। तो ये पौधे उगाना दो चीज है, पौधे उगाना और पशुओं का देखभाल करना, इसमें दो बातें आएंगी, प्लस पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल। सिंपल सी बात में आपको समझना है कि ये डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण क्या है कि जो पौधे उगाने की प्रक्रिया और उसमें पशुओं की देखभाल, दोनों को जोड़ दीजिए तो यही काम घरेलूकरण की प्रक्रिया आ गई। साथ ही साथ अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो भी उन लोगों ने पौधे उगाने के लिए चुना, जिन पौधों को और जिन पशुओं को पालने के लिए चुना, ये दोनों जंगली पौधों और जंगली जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह यह कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग सभी पौधे नहीं उगाने लगे या सभी जानवरों को पालन नहीं करने लगे, लोगों ने उसमें सिलेक्शन किया, लोगों ने उसमें चुना और जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ उसी पौधों को उन्होंने उगाया और उसी जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। अब इसकी देखिए उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों को चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम थी। तो कैसे जानवर और पौधे चुनते थे? जो कि कम से कम बीमार पड़ते थे, तो एक ऐसे जानवर या पौधे लोग चुनते थे। साथ ही साथ ऐसे पौधों को लोग चुनते थे जिनके दाने बड़े होते थे, बड़े बड़े दाने वाले पौधों का लोगों ने चुनाव किया। साथ ही साथ और बड़े दाना होगा तो अनाज भी ज्यादा पैदा होगा। और ऐसे पौधे चुनते थे जिनके जो डंठल होते थे वो मजबूत होते थे। और मजबूत डंठल का क्या मतलब हुआ कि जब
पौधा का जब फसल पक जाएगा तो वो उसको संभाल पाएगा। तो ऐसे पौधे जिनके डंठल मजबूत हों, जिनके दाने बड़े हों और जो बीमार, जिसमें रोग कम लगता हो, ऐसे को लोग वहां पर चुन कर और बोना शुरू किए। साथ ही साथ लोग क्या करते थे कि पौधों के जो बीज होते थे, सीड्स होते थे, उसको बचा कर रखते थे। और क्यों बचा के रखते थे? क्योंकि उसमें उसको फिर से उस दूसरा पौधा उगाया जाए, ठीक है ना। और जब बचा के रखते थे तो उसमें जो उगने वाला फिर पौधा उगाने की जो उसमें गुण है वो सुरक्षित रहे। साथ ही साथ उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जनरली आपने देख रहे हैं ना कि लोग पशुओं में गाय है, सुअर है, भेड़ है, बकरी है, तो इन सबको लोग चुनते थे। तो इसलिए चुनते थे कि ये अहिंसक होते थे, हिंसा नहीं करते थे, खतरा नहीं करते थे। तो ऐसे उन्होंने चुना। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और इसीलिए जिन जानवरों को उन लोगों ने पालन किया और जिन पौधों का उन्होंने उगाना शुरू किया, वो जंगली जानवर और जंगली पौधों से वो धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालती जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देख लीजिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनके तुलना में जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत, टीथ, और उनके सींग, हॉर्न, ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं। तो यही है। इसी के साथ साथ देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर सुअर का यहाँ पर दिया गया है, दांत दिया गया है, देख रहे हैं। तो ये देखिए एक छोटा दांत है और ये बड़ा दांत है। तो जो बड़ा दांत है वह जंगली सुअर का है और ये जो छोटा दांत है वो जो पालतू सुअर है, जो घर पर पाला जाता है, उसका है। तो यहाँ पर दिखाया गया है। और यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। ये जो डोमेस्टिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई घरेलूकरण की, यह कब शुरू हुई है? ये देखिए, ये 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई है। 12,000 साल पहले, ये कब का समय है? ये मध्य पाषाण युग का समय है। तो उसी समय ये घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यह भी क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद कीजिएगा। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। और ठीक बात है कि आज जो भी हम खाते हैं, यही जो डोमेस्टिकेशन की जो प्रोसेस है, घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है, जो 12,000 साल पूर्व शुरू हुई है, उसी के कारण आज जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसी के रूप में हमको मिल रहा है। और मतलब इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि के लिए जो सबसे प्राचीन फसल है, सबसे प्राचीन फसल, ये बहुत पूछा जाएगा। सबसे प्राचीन फसल, फसल मतलब क्रॉप, सबसे प्राचीन जो फसल है या क्रॉप है, क्या है? गेहूं और जौ है। तो इसको आप याद कर लीजिए, गेहूं एंड जौ, गेहूं और जौ, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसे प्राचीन जो आपके जानवर जिसे पालतू बनाया गया, सबसे पहले तो कुत्ता बनाया गया, कुत्ता, और कुत्ता के बाद क्या हो गया? भेड़ बकरी को बनाया गया, भेड़ बकरी, तो ये आपको ये समझ में आ गया है। और इसका एक और टॉपिक, एक नवीन जीवन शैली से आपको इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनेगा। और अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आप इसे शेयर कीजिए ताकि आपके जो और भी मित्र दोस्त हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और इसका पूरा लिंक भी हम दे देंगे क्योंकि हम एक इसको सीरीज में बना रहे हैं कि आप बहुत आसानी से इसे पढ़ लीजिए और इससे कंटिन्यूअस आपको इसका सीरीज मिलता रहेगा। आप इसके साथ बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। इसे नोट कर लीजिए।